हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट JRF पेपर फर्स्ट लोक विकास और पर्यावरण, और आगे है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो आज हम लोग यूनिट नंबर 9 से दूसरा क्लास शुरू करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने ये जाना था कि हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, और उसमें हम लोग टॉपिक नंबर पहला को समाप्त भी किया था, जिसमें हम लोग सतत विकास से संबंधित चीज़ें देखे थे। लेकिन आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्लास दूसरा शुरुआत करेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से। और इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे जो सेकेंड टॉपिक है। और जो सेकेंड टॉपिक है उसका क्या नाम है, वो उसका नाम है मानव और पर्यावरण समव्यवहार, नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उसके प्रभाव या उनके प्रभाव। तो ये रहा टॉपिक। और आज की क्लास छोटा सा क्लास है जो हमें लग रहा है कि 15-20 मिनट का हो शायद। और इसमें हम लोग सेकेंड टॉपिक को, जो छोटा सा है भी, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास अब हम लोग शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक आएगा आप लोग के सामने आज के क्लास में, वो है मानव पर्यावरण संबंध। तो मानव और पर्यावरण में क्या संबंध है, पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणाएं। तो उससे पहले हम लोग मानव और पर्यावरण के संबंध के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि आदिकाल में आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में दो प्रकार की भूमिका थी। अतः मानव भौतिक पर्यावरण से अन्य जीवों के समान संसाधन प्राप्त करता था तथा पर्यावरणीय संसाधनों में अपना योगदान भी देता था। किंतु मानव ने जैसे जैसे विकास किया, वैसे वैसे मानव पर्यावरण के बीच संबंधों के परिवर्तन आता गया। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मानव भी अन्य प्राणियों की तरह पहले पर्यावरण से ही बहुत सारी अपनी भौतिक चीज़ों का उपयोग में लाता था और उसी से दोस्तों अपना मतलब जीवन चलाता था। लेकिन जैसे जैसे ये कह सकते हैं कि अपना विकास करते गए मनुष्य, चीज़ें बदलती गई। आगे देखिए, यह है कि वर्तमान में मानव का प्राकृतिक पर्यावरण से दो प्रकार का संबंध है। अर्थात मानव एक ओर तो भौतिक पर्यावरण के जैविक संघटक का महत्वपूर्ण घटक है, तो दूसरी ओर वह पर्यावरण का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक भी है, क्योंकि मानव अन्य प्राणियों की तुलना में मानसिक स्तर पर सर्वाधिक विकसित है। अतः वह प्राकृतिक वातावरण को अपने अनुकूल बनाने में सक्षम है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों कि मानव और पर्यावरण में संबंध। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि मानव पर्यावरण संबंधी कुछ अवधारणाएं पढ़ लेते हैं, जिससे और भी चीज़ें क्लियर होगी। जैसे मानव पर्यावरण संबंधी में 3 अवधारणाएं हैं। तो ये कभी आप लोगों से पूछे कि मानव पर्यावरण संबंधी कितनी अवधारणाएं हैं, तो 3 हैं। कौन कौन सी है, तो आइए हम लोग देखेंगे। पहला है आपका निश्चयवादी अवधारणा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि मानव संबंधी निम्न में से कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। तीनों का नाम दे सकता है, कुट में आंसर पूछ सकता है। तो तीनों का नाम हम अभी बता रहे हैं, आप लोग जुड़े रहिए बस। तो पहले हम लोग निश्चयवादी अवधारणा को कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि किसने सिद्धांत दिया, ये क्या है चीज़ें। आइए, ये धारणा किसने दिया। तो निश्चयवादी अवधारणा में मानव को पर्यावरण का अंग माना गया है। इसके समर्थन हमबोल्ट, रैटजेल एवं रिटर, ध्यान दीजिएगा ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके समर्थक हमबोल्ट, रैटजेल एवं रिटर हैं। इन्होंने मानव जीवन को पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर माना है। इस अवधारणा में प्रकृति को सर्वशक्तिमान तथा मानव को प्रकृति के हाथों का खिलौना कहा है। ठीक है, तो ये रहा निश्चयवादी अवधारणा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो जो सेकेंड नंबर पे आता है मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणा में, वो है संभववादी अवधारणा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। संभववादी अवधारणा में मानव को पर्यावरण एक सक्रिय तत्व माना गया है। इसमें माना गया है कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है तथा उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है। इस अवधारणा में के समर्थकों में विडाल डी ला ब्लास एवं जिन बुन्स उल्लेखनीय है। तो आप लोग ये जरूर याद कीजिएगा कि इसके अवधारणा में कौन समर्थक है और अभी निश्चयवादी के अवधारणा में कौन समर्थक थे, और जो अभी लास्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे नवनियतिवादी अवधारणा, तो इसमें कौन समर्थक है और किसकी धारणा है। ये सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान देने होगी पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि यही चीज़ें आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा पेपर में। तो चलिए नेक्स्ट है कि इस अवधारणा का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर, ध्यान दीजिएगा ग्रिफिथ टेलर है। इसमें बताया गया है कि न तो
प्रकृति सर्वोपरि है और ना ही मानव सर्वोपरि, बल्कि हमें चाहिए कि हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें तथा उसके पश्चात ही अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। सतत विकास का संबंध इसी अवधारणा से है। तो ये रहा आपका 3 अवधारणा। तो अब कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि मानव अवधारणा संबंधित कितनी अवधारणाएं हैं या कौन कौन सी है, तो आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, निश्चयवादी, संभववादी और नवनियतिवादी, ये 3 अवधारणाएं हैं। अब हम लोग जो अगला टॉपिक है वो है मानव और पर्यावरण समव्यवहार या अंतरक्रिया। ध्यान दीजिएगा, मानव और पर्यावरण समव्यवहार या अंतरक्रिया। तो ये टॉपिक जिसे डायरेक्ट ही दिया है आप लोगों को, इसको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर ये होता क्या है समव्यवहार या अंतरक्रिया मानव और पर्यावरण में। देखिए, सृष्टि के जीवों में मानव एकमात्र प्राणी है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी क्रिया के द्वारा पर्यावरण के भौतिक परिवेश में सामंजस्य स्थापित करता है। मनुष्य दो प्रकार के परिवेशों, भौतिक और संस्कृति से समायोजन कर सकता है। फलतः अपनी विभिन्न क्रियाकलापों के संपादन के लिए मानव अलग अलग स्तरों पर अनुकूलन स्थापित करता है। मानव एवं पर्यावरण की अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए इन्हें हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। मानव और पर्यावरण की अन्योन्य क्रिया का कालिक पक्ष तथा अन्योन्य क्रिया का स्थानिक पक्ष है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग ये आप लोग अभी देखें कि हम लोग मानव और समव्यवहार अंतरक्रिया को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, मानव और पर्यावरण की अन्योन्य क्रिया या कालिक पक्ष, और दूसरा है अन्योन्य क्रिया का स्थानिक पक्ष। ये दोनों चीज़ें हैं और यही 2 हम लोगों को याद रखना है। अब हम लोग एक एक करके इसको देख लेंगे कि कालिक पक्ष क्या होता है और फिर दूसरा जो था वो। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कालिक पक्ष क्या होता है, अंतरक्रिया या कालिक पक्ष। तो सॉरी, आइए सॉरी दोस्तों, तो थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है ना, तो सर्दी खांसी शुरू हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मानव इसी पर्यावरण में पैदा हुआ है। आदि मानव की भूमिका प्राप्तकर्ता और प्रदाता दोनों ही की रही है ऊपरी जीविका के लिए। यदि आदि मानव पर्यावरण से फल फूल मांस आदि लेता था तो पर्यावरण को कुछ देता भी था। अनजाने में ही उसने वनस्पतियों के बीजों को दूर दराज तक बिखेरने वनस्पतिक विकास की प्रक्रिया का संवर्धन किया। इस प्रकार मनुष्य और पर्यावरण इस अवस्था से एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, आइए इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 19वीं सदी के बाद मनुष्य ने उच्च कोटि की प्रौद्योगिकी विकसित कर ली, जिसके कारण बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ और प्रौद्योगिकी मानव का आर्थिक मानव के रूप में परिवर्तन हो गया तथा प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन से पर्यावरण को काफ़ी क्षति हुई। अब स्थिति यह है कि पर्यावरण इतना दूषित हो गया है कि मानव सहित समस्त जीवधारियों का अस्तित्व संकट में है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पर्यावरण कितना दूषित हुआ है और ये आप लोग जगह जगह कचरा हर मतलब एक रीज़न नहीं है पर्यावरण दूषित होने का। ठीक है, तमाम रीज़न है और ये रीज़न क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। कौन ये कचरा, वो कचरा, ये प्रदूषण, वो प्रदूषण, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। ये तो अभी शुरुआत है दोस्तों, हम लोग कम से कम 5 से 6 इसमें क्लास करेंगे। देख लीजिए, नेक्स्ट आप लोग का जो था अंतःक्रिया का स्थानिक पक्ष, अभी कालिक पक्ष पढ़े, अब हम लोग इसका स्थानिक पक्ष पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने समाज के समस्त सदस्यों की जिम्मेदारी के सामूहिक कर्तव्य व दायित्वों का निर्वहन करता है। आगे दिया है, उसके लिए अपने अनुकूल क्षेत्रों का चुनाव करता है और संपूर्ण समाज की आवश्यकता पूर्ण पूर्ति के लिए पर्यावरण पर प्रभाव डालता है और प्रकृति के साधनों का अपने अनुकूल उपयोग करता है। इस प्रकार प्रकृति और समाज की अंतरक्रिया सामाजिक परिस्थिति कहलाती है। मानव समाज की अंतरक्रिया में जनसंख्या, विकास का स्तर, सांस्कृतिक विरासत, रीति रिवाज, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक विचार, ज्ञान विचार और तकनीकी उपलब्धियां आधारभूत कारक है, जिनके आधार पर मानव समाज के भौतिक परिवेश से अंतरक्रिया कर सांस्कृतिक प्रदेश की रचना करता है। क्षेत्रीय स्तर पर मानव समाज विकसित, विकासशील और अविकसित स्तरों में बढ़ जाने से सांस्कृतिक परिमंडलों का निर्माण करता है। और आगे दे रहा है कि प्रकृति में विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों में कुछ सीमा तक समायोजन और अनुकूल की क्षमता प्रदान की है, किंतु उस सीमा अधिक होने पर समायोजन नहीं कर पाता है। तो दोस्तों ये स्थानिक पक्ष से और ऊपर वाला हम लोग कालिक पक्ष पढ़े। और जो अब लास्ट हम लोग का पॉइंट है
आज की क्लास में और जो सिलेबस में दिया गया है निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। तो क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। निर्जातीय शब्द मानव गतिविधि के परिणाम स्वरूप एक प्रभाव या वस्तु को नापित करता है। इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग रूसी भूगर्भशास्त्री अलेक्सी पावलोव, ध्यान दीजिएगा, पावलोव द्वारा तकनीकी अर्थों में किया गया था। तो ये नाम आप लोग विशेषकर याद रखिएगा। किंतु इसका उपयोग पहली बार ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टैक्सले ने क्लाइमेट प्लांट समुदाय पर मानव प्रभाव के संदर्भ में किया था। अतएव कुछ प्रमुख मानव क्रियाविधि जैसे क्या क्या है, वन विनाश, निर्माण व उत्खनन कार्य, कृषि रसायनों का प्रयोग, औद्योगिकरण व शहरीकरण इत्यादि पर्यावरण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो ये रहा दोस्तों कुछ पॉइंट्स अपना मानव पर्यावरण संबंध से, और इसमें कुछ और पहलू। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल था नहीं, तो जो चीज़ें थी आप लोगों को प्रोवाइड किए, और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ। इसमें आज की क्लास में मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणाएँ महत्वपूर्ण रही और उसे कौन कौन प्रतिपादित किया था, और इसके अलावा आप लोग अभी निर्जातीय क्रियाकलाप में देखें कि किसने इसको दिया था। तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास। आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है हमारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो जो हमारे भाई बहन जो भी देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो आप लोग को वीडियो जैसी लगती है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में इसी से संबंधित लोक विकास और पर्यावरण से संबंधित नेक्स्ट क्लास लेके आप लोग के लिए, और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय।